नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खुर्रम शहजाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। मेरी कोशिश ये होती है कि अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 ए को लेकर जो सुनवाई चल रही है और उसमें जो कानूनी दलीलें दी जा रही हैं, उनको आसान ज़ुबान में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। लगातार मेरी कोशिश ये है कि जो भी कानूनी पहलू, नए कानूनी पहलू आते हैं या जो भी चीज़ें सामने आती हैं, जो भी बातें रखी जाती हैं, वो आप तक पहुँचाए जाएँ। आज का जो अहम पहलू है वो ये है कि अब तक अगर इस पूरे मामले को अगर देखें कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसमें जो बुनियादी बात है वो 2 ही पहलू हैं। एक तो ये, क्या जम्मू कश्मीर का जो इंज़माम है, जो इसका इल्हाक है, क्या वो पूरी तरीके से हुआ था और बिला शर्त हुआ था या शर्तों के साथ हुआ था? एक पहलू, ये बुनियादी पहलू है जिस पर तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। इसी के साथ-साथ जो दूसरा पहलू है वो ये है कि राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया हिंद के पास क्या वो ताकत मौजूद है कि वो सीधे तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 को हटा सके। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली थी, जो 1951 से 1957 के बीच रही, उसके क्या इख्तियारात थे? अगर वो मौजूद नहीं है, तो क्या फिर पार्लियामेंट के पास इस तरह का इख्तियार मौजूद नहीं है? क्या और क्या बगैर कानून साज असेंबली की सिफारिश के क्या आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा सकता था? ये जो 3 जो अहम पहलू हैं, बुनियादी तौर पर जो तमाम बहस है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल हैं वेंकटन मणि, या फिर सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, या फिर जो दूसरे वकील हैं हरीश साल्वे से लेकर जो तमाम दूसरे वकील हैं, उनकी तरफ से दलीलें रखी गई हों, या फिर दूसरी तरफ से कपिल सिब्बल, राजीव धवन जैसे जो तमाम दूसरे वकील हैं, उन्होंने जो अपनी तमाम दलीलें रखी हैं, उसमें कहीं न कहीं यही पहलू शामिल रहा है। अब जो बात आती है कि अभी जिस तरीके से दलील रखी गई, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बुनियादी बात यही है कि क्या राष्ट्रपति जी के पास अधिकार मौजूद है कि वो 370 को सीधे तौर पर हटा सकें। उसमें अटॉर्नी जनरल वेंकटरमण मणि की तरफ से एक दलील ये रखी गई कि कानून कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जिस पर अमल करना, जिसको लागू करना मुमकिन ना हो। और जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, कानून साज असेंबली जो थी, जो 1951 से 1957 के दरमियान में मौजूद रही, उसके खत्म हो जाने के बाद ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं रहा कि 370 को हटाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ उनकी दलील ये थी कि कानून कोई ऐसी बात भी नहीं कहता, क्योंकि कहीं न कहीं अगर कोई कानून है, अगर उसकी शक्ति, उसकी जो ताकत है, वो कहीं ख़त्म हो रही है एक पहलू में, तो और दूसरे पहलू में वो ताकत आगे बढ़ सकती है, वो बराबर काम कर सकती है, तो उस पहलू को तरजीह दी जानी चाहिए जो पहलू वर्किंग होगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज, कानून साज असेंबली जो थी, अगर वो ख़त्म हो गई है, तो दूसरी तरफ जो सदर जमहूरिया हिंद हैं, उनके पास ये ताकत मौजूद है और ये ताकत कंटिन्यू करेगी, वो नाफिज़ रहेगी। तो ये एक अहम पहलू है जिसको लेकर वेंकटरमण मणि जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी तरफ से दलील रखी गई। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें कि आज की जो समाअत हुई है, आज की जो तमाम दलीलें रखी गई हैं, उसमें ख़ास तौर से एक दलील जो इंटरवीनर हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी तरफ से एक अहम दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। और उसका भी जो बुनियादी मरकज़ है वो भी यही है। आज जो कश्मीरी पंडित हैं, उनकी तरफ से वीवी गिरी के नाम से जो सीनियर एडवोकेट हैं, वीवी गिरी सीनियर एडवोकेट, उनकी तरफ से एक दलील रखी गई और ये कहा गया कि ये बात कहना मुमकिन नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जब इल्हाक हुआ था, जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना था, तो उस वक्त जो तमाम दस्तावेज़ हैं, उन्होंने तमाम दस्तावेज़ रखे और तमाम जो तारीख़ी बातें हैं, वादे हैं, और जो हमारी पार्लियामेंट की जो असेंबली, जो तमाम लोग मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर, जो संविधान सभा थी, उसके अंदर जो डिबेट हुई थी, जो बातें हुई थी, उनको पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ये बात मानना मुमकिन नहीं है कि सीधे तौर पर ये कहा जा सके कि जम्मू कश्मीर का जो इंज़माम हुआ था, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि वो जम्मू जो राजा के अंदर, यानी राजा हरि सिंह ने जिस तरीके से किया था, उसके अंदर जो संप्रभुता थी, उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो पावर थी, वो भारत को पूरी तरीके से नहीं सौंपी गई थी, बल्कि कुछ चीज़ें रह गई थी। ये मानना, इस बात को
मानना मुमकिन नहीं है, इस बात को मानना बल्कि कहा जाए कि काफ़ी मुश्किल है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का जो पूरे तौर से अगर ये भी मान भी लिया जाए कि अगर इंज़माम पूरी तरीके से नहीं हुआ था, कुछ शर्तें बाकी रह गई थी, जैसे कि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर ने 3 ही चीज़ें जो हैं वो भारत को सौंपी थी। एक तो ये कि दिफा जो बॉर्डर सिक्योरिटी होगी वो भारत के पास, हिंदुस्तान के पास रहेगा, और दूसरा कम्युनिकेशन जो होगा वो भी हिंदुस्तानी सरकार के पास रहने वाला है। और इसी 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 तरीके से दिफा और उमूर खारजा, यानी कि जो दूसरे मुल्कों से जो ताल्लुकात रखे जाएंगे, वो भी तमाम चीज़ें जो है हिंदुस्तानी सरकार के पास रहेंगी। तो ये सशर्त था, यानी इसमें शर्तें रखी गई थी, बल्कि इसलिए तमाम चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से नहीं थी। तो ये उन्होंने ये जो बात कही जाती है, इसी को उन्होंने काउंटर किया, बल्कि पूरी तरीके से कश्मीर का अगर इंजमाम नहीं भी हुआ था, तो अब जब धारा 370 को हटा दिया गया है, तो वो पूरे तरीके से ये इंजमाम और ये तमाम जो एकीकरण है, वो इल्हाक है, वो अब मुकम्मल हो गया है। तो ये इस तरह की दलील जो है वो रखी गई है। हालांकि जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो अपनी अपनी अर्जियां लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 370 के हक में, उनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के अवाम से पूछा नहीं गया। पहली बात तो यह है कि कानून साज असम्बली की सिफारिश होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात और भी है जो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम है, और राकेश द्विवेदी जो वकील हैं, उन्होंने जो अपनी तमाम दलीलें रखी हैं, उसके अंदर खास तौर से उन्होंने खास तौर से इस नुक्ते को उठाया, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तमाम जो दस्तावेजात हैं, और जो तमाम जो प्रतिनिधि मंडल जो पार्लियामेंट की जो कैबिनेट थी, उसकी जो तमाम डिबेट्स हैं, संविधान सभा की जो तमाम डिबेट्स हैं, वो ये बताती हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इल्हाक था, जो इंजमाम था हिंदुस्तान के साथ, वो पूरी तरीके से मुकम्मल था। अब पूरी तरीके से हिंदुस्तानी जो आइन है वो जम्मू कश्मीर पर नाफिज था, और उसका जो तरीका था वो 370 के तरीके से था। और खुद 370 जो है वो खुद बताता है कि किस तरीके से जो 370 में बदलाव किया जा सकता है, उसको खुद हटाया जा सकता है। और इसी कड़ी में जो दलील आई थी पहले भी वेंकट मणि की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, कि जब 370 खुद बताता है कि इसको हटाया जा सकता है, और इसमें संविधान सभा की जो सिफारिश है वो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि संविधान सभा कानून साज काउंसिल की जो सिफारिश है उस पर सहमति जरूरी है। ये बात जो 370 3 की जो दफा है, जो शिक है, उसके अंदर ये बात मौजूद नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर सिर्फ सिफारिश की बात कही गई है। शायद ये पहलू जो है उसमें पहले ही सोचा गया था। तो कुल मिलाकर अब रिजॉइंडर का मौका आने वाला है, और सभी लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है, जो आइन साज जो मजलिस है, वो 5 जजों की वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो सभी को मौका दे रही है, और सभी चाहे इंटरवीनर हों, चाहे फिर कश्मीरी पंडित समाज से लोग आए हुए हों, जो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा मौका मिल रहा है। और उसके बाद रिजॉइंडर होगा, यानी कि जो जवाबी दलीलें हैं वो जो याचिकाकर्ता हैं, जो अर्जी गुजार हैं, जो 370 बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, वो सरकार की दलीलों के अगेंस्ट में उनको काउंटर करने के लिए अपनी बात रखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को और पूरे पस मंजर को अगर आप देखें, तो बुनियादी बात सिर्फ 3 ही है, और वो तीन बातें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइन साज असम्बली की सिफारिश का सवाल जो 1951 से 1957 के दरमियान में मौजूद थी, जो ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा, खुद सदर जमहूरिया हिंद की जो ताकत है उसका भी सवाल है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर आइन साज असम्बली मौजूद नहीं, उसकी सिफारिश मौजूद नहीं है, तो फिर कौन सी ताकत है जो इस मामले को मैनेज करेगी? तो उसको लेकर के सदर जमहूरिया हिंद के पास वो ताकत मौजूद है। खुद 370 में ये जो तमाम चीज़ें हैं, 368 का जो 1B है, वो इस बात की परमिशन देता है। और इसी तरीके से 356 का जो इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी तमाम तरह के तनाज़ा और तमाम तरह के विवाद के बावजूद राष्ट्रपति जी की जो शक्ति है, सदर जमहूरिया हिंद की जो पावर है,
वो कहीं न कहीं मौजूद है। तो तमाम बातें जो है आगे आपको अपडेट की जाती रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपके सामने फिर तमाम कानूनी पहलू लेकर एक बार फिर हाज़िर होऊँगा, जब जिस दिन भी समाअत होगी, तब तक के लिए इजाज़त।